स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बात करेंगे सीएचएस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के 2017 के पेपर एनालिसिस करेंगे हम लोग। बायोलॉजी का क्लास 11 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका इसकी टाइमिंग जो होती है 2 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं और सारे सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन मिला के हिंदी, इंग्लिश और आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को मिला के इसका पेपर बनाया जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले आपका फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका सेट नंबर 1 है पेपर का, 2017 का पेपर है। इसमें आपका फिजिक्स पहला क्वेश्चन है, अ लैम्प हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 96 ओम, हाउ मच करेंट फ्लो थ्रू द लैम्प व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ये बोला जा रहा है कि एक लैम्प का प्रतिरोध दिया हुआ है और उसका वोल्टेज दिया हुआ है और उसमें कितनी करंट फ्लो होगी, धारा होगी, वो बताना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR जनरल फार्मूला होता है। यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू 120 और R की वैल्यू 96। इसको हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। आपका जानते हैं कि करेंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। तो ये आपका पहला जो ऑप्शन इसमें है ये करेक्ट है। सेकेंड है, ये भी फिजिक्स से ही है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 210 वोल्ट टू अनदर पॉइंट टू 40 वोल्ट। ये पोटेंशियल दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, अलग अलग वोल्टेज है और उसका चार्ज दिया गया है आपका 5 कूलम है। इसमें पूछ रहा है वर्क डन। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज का डिफरेंस। वोल्टेज का डिफरेंस मैंने निकाल दिया, 240 माइनस 210 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये आगे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और इसमें वर्क डन में पुट कर देंगे। चार्ज 5 दिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, इसका सही है। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिए गए थे, ये भी आपके डायरेक्ट फार्मूले पे ही थे, ये भी डायरेक्ट फार्मूला का फिजिक्स है। नेक्स्ट आपका फार्मूला पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग जानते हैं वोल्टेज इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन करेंट इनटू टाइम। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 5, ये आपके मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ प्लेन मिरर इज। मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है समतल दर्पण की आवर्धन कितनी होती है तो ये इक्वल टू 1 होती है, तो M इक्वल टू 1, ये लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 5 से मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी चार्ज। ध्यान से पढ़िएगा, ये बोला जा रहा है कि स्थिर आवेश मतलब स्टेशनरी चार्ज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। Q इन मैग्नेटिक फील्ड बीज, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है स्टेशनरी चार्ज में 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगर ये बोला जाता है स्टेशनरी ना हो के और कुछ होता तो आपके आंसर वेरी करते हैं, मे बी आपके साइन 90 हो जाते तो VQV ऑप्शन सही रहता, बट यहाँ पे स्टेशनरी का कंडीशन है तो ये आपका चौथा ऑप्शन ये करेक्ट है। ये हो गया आपके 5 तक के सॉल्यूशन। One question, if a block of material released under water comes up to the surface of water, ये बोला जा रहा है कि यदि एक पदार्थ का पिंड पानी के अंदर छोड़े जाने पर पानी के सतह पर आ जाता है तो क्या होता है। इसका रीजन इसका ये है कि द अपवर्ड बायोसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अपवर्ड बायोसी फोर्स लग रहा है पिंड पे उसका उत्प्लावन हिंदी में बोलते हैं, उत्प्लावन बल जो लग रहा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, इसीलिए ये आपका ऊपर आ जाता है, पानी से ऊपर आ जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, द अपवर्ड बायोसी फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज लेस देन। अगर अपवर्ड फोर्स कम लगेगा तो ऐसा हो नहीं सकता। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक इज लेस देन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डेंसिटी का भी यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपका बायोसी फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें 7वां क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये सब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें बोला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 0 है। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 रहता है, बट मेंशन नहीं किया है। 4 मीटर पर सेकेंड ऑफ अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं सिंपल फार्मूला F बराबर ma से, जो आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर 0 है तो आपका फोर्स जो होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
तो ये देख लीजिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी अगर नहीं रहता तो आंसर वेरी करता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, हल्का सा। इसमें 8वां, अ सबमरीन सेंड अ सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन साल्ट वाटर इज 1530 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ। डिस्टेंस पूछ रहा है आपका, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है D=VT/2। अगर आपको नहीं लर्न है तो ये लर्न कर लीजिए। इस केस में ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी दी गई है 1530 मीटर पर सेकेंड और टी की टाइम की भी वैल्यू दी गई है। आपको टाइम और वेलोसिटी का कम्बिनेशन अपॉन 2 करना है। ये आप सॉल्व करेंगे तो 765 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें, ये आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, आप ये फार्मूले को लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला होता है D=V/2 इस केस में। का 9वां, इफ द टेंशन इन अ स्क्रेच्ड वायर इज इंक्रीज 4 times, हाउ मैनी द वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्टीयरिंग वेरी। इसमें बोला जा रहा है कि वेलोसिटी वेरी कैसे करेगा अगर इसका 4 टाइम ये स्क्रैच कर दिया जाता है तो टेंशन को स्क्रैच किया। फार्मूला होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में T। मतलब जो वेलोसिटी होता है स्ट्रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेंशन के रूट में। ठीक है, तो इसका वर्गमूल होता है। ठीक, तो हम लोगों को 4 टाइम बोल रहा है, T हो जा रहा है तो यहाँ पे 4 फुट करेंगे तो वेलोसिटी जो हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो द वेलोसिटी विल बी डबल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, हैवेल है, अनचेंज रहेगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला ये याद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 इसमें है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग आपका खनिज ईंधन जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो इसमें आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में फॉसिल फ्यूल आते हैं, खनिज ईंधन आते हैं। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसमें। तो ये आपके हो गए 10 तक के क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट बिकॉज। इसका कारण क्या है? अगर हम लोग विद्युत संयंत्र में विद्युत शक्ति उत्पन्न जो करते हैं, अगर पानी को अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका जो रीजन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसका जो होता है चेंज होता रहता होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा स्थितिक ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा में ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चेंज होगा। तो इसका यही रीजन है आपका कि मोर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के यूनिफॉर्मिटी क्या है? तो इसका आपका थर्ड वाला जो ग्राफ है ये करेक्ट है। वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिखाया गया है, ये यूनिफॉर्मली आपका इस सीधी रेखा में ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन से न होकर कुछ ऊपर से ही जा रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 13, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। किसी वस्तु का रंग निर्भर करता है, किस पे करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे निर्भर करता है। यहाँ पे वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो वेवलेंथ आपको याद रखना है। वेवलेंथ पे आपका कलर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका 14, ये बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। फार्मूला से ही आपका डिराइव हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वेबर होता है। वेबर साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पड़ा है। अगर हम लोग इसी बात को अगर पूछ देगा कि फ्लक्स डेंसिटी का आपका एसआई यूनिट क्या होगा, तो वेबर पर मीटर हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो वेबर पर मीटर ये हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट आपका इसमें आता है 15 नंबर है, ये 15 नंबर दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि एन एरोप्लेन एक्सेलरेट डाउन अ रनवे एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ 30 सेकेंड्स until it finally lifts off the ground the distance travel before take off। ये बोला जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जो रनवे पे ये इतने मीटर पर एक्सेलरेशन के दिया गया है, इसका मतलब आपका ए की वैल्यू दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम टी दिया गया है। और ये बोला जा रहा है कि डिस्टेंस हमको बताना है जब ग्राउंड से टेक ऑफ ऊपर हो, मतलब एरोप्लेन जब ऊपर उड़े तो उसका रनवे कितना हुआ वो बताना है डिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं आपका
मोशन का फॉर्मूला होता है एज पर अवर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन आपका दिया गया है, एक्सेलरेशन आपका दिया गया है आपका 4 दिया गया है न्यूमेरिकल में। तो 4 आप एक्सेलरेशन यहाँ से u इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एज पर अवर हाफ एटी की स्क्वायर केवल बचेगा। यहाँ से हाफ ए की जगह 4, टी की जगह 30 सेकेंड दिया, पुट करके और सॉल्व करेंगे तो 1800 आएगा, 1800 मीटर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपका बी है। तो सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत आसानी से आप सेचर सेंटेंस को क्रैक कर सकते हैं। आपका दिया गया है 16 नंबर, कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्शन आर बेस्ड ऑन। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पे होता है, मतलब न्यूक्लियर फिशन पे ये आपका बेस्ड होता है। ठीक है, कॉमर्शियल न्यूक्लियर याद रखिएगा रिएक्शन जो है। 17 आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जेड, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो ये आप जानते भी होंगे मेरे ख्याल से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ओरिएंटेड साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है 18, इफ अ करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड सच दैट थम्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, द फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज। ये जो होता है राइट हैंड्स का थम्स रूल है, मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है। आप सारा रूल्स को पढ़िएगा अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा सिंपली अगर आप पढ़ते हैं तो। ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपका था डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करेंट, वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या होती है। तो आप जानते हैं हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो आपका जनरेटर वर्क करता है, जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, वो आप देखे होंगे जनरेटर आपके नॉर्मली आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपका 20 है, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटरिंग द आई, मतलब आपकी आंखों अकर एट, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की अधिकतम अपवर्तन होती है कार्निया की बाहर सतह पर, मतलब जो कार्निया की आंखों का होता है उसके आउटर सतह पर मैक्सिमम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो ये याद रखिए कार्निया के बाहर सतह पर होता है, द आउटर सरफेस ऑफ कार्निया पे आपका रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट आपकी आइज में होती है। ठीक है, ये हो गया आपके 20 तक के क्वेश्चन का। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, आपका सेकेंड ऑप्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। थर्ड है आपका नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। फोर्थ है आपका कैन सी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस। इसमें आपको देखना है कि जब निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट दृष्टि मतलब निकट की दृष्टि हो दोष हो, तो बट ऐसा नहीं, इसमें उल्टा होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु है जो वो अच्छे से नहीं दिखाई दे, बट नज़दीक वाला जो है आपका दृष्टि वो एकदम क्लियरली हो, तो नज़दीक की वस्तु को स्पष्टता परंतु दूर की वस्तु को साफ तरीके पे नहीं देख सकता। ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा चलता है, जैसे बोला जाए दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में आपके जो नज़दीक वाला रहेगा उसमें आपके प्रॉब्लम रहेगा, मतलब निकट की जो दृष्टि रहेगी वो प्रॉब्लम रहेगी, बट दूर की दृष्टि बहुत एकदम क्लियरली आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, मतलब उल्टा चलता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैसे आपके यंग या यूथ में जो होते हैं आपके निकट दृष्टि दोष होते हैं, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे पाती है, जो भी आपके चश्मा वगैरह वियर करते हैं उनके लिए है। और जो पास की वस्तु रहती है वो एकदम क्लियरली दिखाई देती है पास की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा लीजिएगा, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट की उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका इन अ सर्किट ए मेटालिक वायर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ बैटरी एंड एन आमीटर। एक बोला जाए एक सर्किट है वो कनेक्ट है सीरीज में बैटरी और आमीटर से, और दूसरा वायर सेम मेटल और सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन का पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो करंट आमीटर में जो जाएगा कितना होगा। तो आप जानते हैं जाहिर सी बात, अगर हम लोग पैरेलल में करते हैं कोई भी कनेक्शन तो वो आधा हो जाता है, कम हो जाता है, करंट उसमें कम जाता है, तो हेवल हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 इलेक्ट्रिक फ्यूज इज प्लेस्ड इन। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हमेशा अप्लायंस में आपके घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है वो हमेशा सीरीज में उसका कनेक्शन किया जाता है, मतलब वो जैसा भी हम लोग कनेक्शन करें उससे नहीं मतलब, बट इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
24 when an object is at infinity the image formed by a convex mirror will be। जब एक वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर बनेगा, आभासी और सीधा होगा, एट फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूँ बट ये करेक्ट है तो इसीलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट आपको 25 का ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। 25 while using a convex lens as a magnifying glass object should be placed। बोला जा रहा है कि यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा। अगर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, बट एट आपका रियल और इन्वर्टेड जो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका तो वो एट 2f के डिस्टेंस पे होगा। तो इसमें आपके कंडीशन ये दिए थे कि वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है तो इसमें से आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, जनरली आपके पहले या दूसरे सही हो सकते थे। अगर कंडीशन देगा रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो 2f फोकस पे होगा, बट आपका अगर पूछा जा रहा है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये इमेज फॉर्म होगा। ये आपको 25 का सॉल्यूशन। हिंदी से 26 नंबर, लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ। लकीर का फ़कीर मतलब अंधविश्वास करना, रूढ़िवादी होना, ये आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। नेक्स्ट आपका 27 भाषा की लघुत्तम इकाई है। सबसे बड़ी भाषा की जो इकाई होती है लघुत्तम इकाई वो वर्ड होती है। ठीक है, 28 है अर्थ प्लस उपार्जन का सिंधी पद होगा, अर्थो प्लस उपार्जन, अर्थोपार्जन होगा। स्पेलिंग जो रहेगी ये रहेगी, आप देख लीजिए, अर्थोपार्जन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। 29 है आपका नर्सिंग में समास है। नर्सिंग में समास है, ये आपका तत्पुरुष समास है नर्सिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30, जो लौकिक या संस्कारिक प्रतीक न हो उसके लिए एक शब्द, जो संस्कारिक प्रतीक न हो उसके लिए आपका अलौकिक होगा। नेक्स्ट आपका 31, माधव सो रहा है में कौन सी क्रिया है, सक्रमक क्रिया है। माधव सो रहा है मतलब क्या काम कर रहा है, सोने का काम कर रहा है। जैसे वह खेल रहा है, पढ़ रहा है तो सकर्मक क्रिया। जैसे वह मर गया है मतलब मृत्यु हो गई है तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थ मतलब प्रेरणा वगैरह जब देंगे तो उसके लिए ये होगा। ठीक है, तो माधव सो रहा है मतलब सकर्मक क्रिया, मतलब काम कर रहा है, क्रिया हो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। ठीक है, 32 है आपका कि साहित्यकार का कर्म क्षेत्र वाराणसी नहीं, मतलब बनारस के कौन से साहित्यकार नहीं है। जयशंकर प्रसाद भी वाराणसी से हैं, प्रेमचंद भी वाराणसी से हैं, शिव प्रसाद सिंह भी वाराणसी से, महादेवी वर्मा जी जो हैं वो फरुखाबाद यूपी से हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें बोला जा रहा है इसलिए महादेवी वर्मा जी। ठीक, 33 है आपका रौद्र रस का स्थायी। रौद्र मतलब आप जानते हैं क्रोध, रौद्र रूप, तो क्रोध सिंपली। 34 कालिंदी कूलम कंदम की डारन में अलंकार है, तो ये अनुप्रयास अलंकार है। अलंकार पे मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है, 2 पार्ट में, उसको आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है आपका 35 कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम मतलब आपका बनावटी। ठीक है, इसका विलोम बोला जा रहा है, मतलब अप्राकृतिक हो नहीं सकता, बनावटी हो नहीं सकता, कुलस्थित हो नहीं सकता, तो प्राकृतिक होगा मतलब नेचुरल होगा। ये हो गया आपके 35 तक। 36 आपका इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश से फिल इन द ब्लैंक इन क्वेश्चन विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब को फिल करना है, आइदर ही और आई। आपका डैश दिया गया है, मिस्टेकन ये दिया गया है, आर एम इज और उड। तो हम लोग जानते हैं आई के साथ एम के यूज करते हैं, आर और इज के यूज नहीं होता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 37 में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस इज सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, दैट विल डू। तो इसमें आपका क्वेश्चन मार्क्स वाला है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट है आपके 38, इसमें पूछा जा रहा है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लूएट की मीनिंग पूछ रहा है आपका। तो इसका जो मीनिंग होता है आपका पहला ऑप्शन जो है टू ब्रेड एंड स्प्रेड रैपिडली, इसका मीनिंग होता है आपका फ्लूएट का मीनिंग यही होता है, टू ब्रेड एंड स्प्रेड आपका इसका मीन्स होता है। ठीक है, 39 आपका है, इसमें पूछ रहा है कि प्लूरल वर्ड पूछ रहा है किसका, सलेबस का प्लूरल पूछ रहा है। तो सलेबस का जो प्लूरल होता है वो सलेबी होता है, SYLLEBI, सलेबी इसका प्लूरल वर्ड होता है। ये हो गया आपके 39 तक के क्वेश्चन। The cyclone devoured anything standing in its way, which figure of speech is employed here। ये बोल रहा है कि जब साइक्लोन होता है, आता है तो जो भी स्टैंडिंग उसके वे में रहती है सारे को नष्ट कर देता है, डिवोट कर देता है। तो ये कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें आपके मेट्रोनोमी
फिगर ऑफ स्पीच है, आपका पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर और सिम्बलिक ये सब होगा नहीं। तो ये आपका सेकेंड जो ऑप्शन है ये आप नया देख रहे होंगे, बट ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41 द आइटम्स एंड फ्रेसेस दिया गया है आपका वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। ब्लू मून मीन्स का मीन्स होता है आपका वेरी रेयरली, मतलब बहुत ही रेयर केस हो, मतलब रेयरली हो। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा बोला अगर जाएगा तो वेरी रेयरली इसका मीन्स हो जाएगा। ठीक है, टू आपका चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन द फिल इन द ब्लैंक नो बॉडी विल ब्लैंक विथ हिज बिहेवियर। इसमें आपका कौन सा फेल होगा, तो फुट अप इसका यहाँ पे फेल होगा। नो बॉडी के साथ जनरली फुट अप यूज होते हैं। ठीक है, 43 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो इफ़ यू पोर मतलब पोर ऑयल ऑन वाटर, ये कॉमा रहेगा, इट विल फ्लोट। ठीक है, आप जब आप वाटर में ऑयल को पोर करोगे मतलब मिक्सअप करोगे, डालोगे उसमें, तो वो तैरेगा, इस पर आपका मिक्सअप नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेकेंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 44 है आपका नेक्स्ट, इसमें टू टर्न द टेबल मीन्स, इसका मीन्स है टू टर्न द टेबल, टू रिवर्स द कंडीशन। ठीक है, टू टर्न द टेबल, टर्न द टेबल, तो इसका मीन्स आपका इसमें करेक्ट है टू रिवर्स द कंडीशन। इसको लर्न कर लीजिए। 45 है मैटर रिटेन बाय हैंड इज नोन है, जो मैटर को रिटेन करते हैं हैंड से उसको बोलते हैं हैंडी क्राफ्ट। नहीं बोल सकते, मैनुअल भी नहीं बोल सकते, आपका मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे बुक वगैरह लिखी जाती है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46 में हम लोग देख रहे हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई हेल्थ प्रोग्राम जीवन रेखा टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन। तो जो आपका जीवन रेखा लॉन्च किया गया ये गवर्नमेंट हेल्थ के प्रोग्राम के थ्रू, ये आपका सबसे पहले केरला में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें 47 द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन द डे, जो नेशनल गर्ल मतलब राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हैं पूरे आपके डेट वाइज, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट, IVI का आपका हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय टीका संस्थान। तो जो ये है आपका साउथ कोरिया में है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में आपका इसका हेड क्वार्टर स्थित है। तो ये हो गया आपके 48 तक के क्वेश्चन। इसमें व्हेन 5 फर्स्ट ईयर प्लान वाज लॉन्च, 5 फर्स्ट ईयर मतलब पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो आपका 1951 में ये आपका लॉन्च किया गया था। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आपका 50 इंडियन सुपर लीग इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे संबंधित है आपका इंडियन सुपर लीग, तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये आपका इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है। ये हो गया आपके 50 तक के क्वेश्चन। 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। इसमें आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे साथ ही साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपको जो भी क्यूरी है उसको आप कमेंट